जब पूरी दुनिया खौफ से कांप रही थी और बड़े बड़े अमीर देशों ने अपने दरवाजे भीतर से बंद कर लिए थे, तब तुम्हें क्या लगता है कि करोड़ों लोगों की सांसें किसने बचाईं? हमारी इस मिट्टी ने, हमारे भारत ने। आजकल के कुछ नौजवानों को लगता है कि 7 समंदर पार की दुनिया बहुत चमकदार है। जब मैं पहली बार अपने छोटे से गांव से निकलकर बड़े शहर पहुंचा था, तो मुझे भी अपनी पहचान, अपने गांव के पहनावे और अपनी सादी बोली पर थोड़ी शर्म आने लगी थी। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, फर्राटेदार विदेशी भाषा बोलने वाले लोग, और मैं एक कोने में खड़ा खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। मुझे लगता था कि हम तो बस धूल मिट्टी में खेती करने वाले सीधे सादे लोग हैं। दुनिया तो हमसे बहुत आगे निकल गई है। हम शायद वहीं के वहीं रह गए हैं। लेकिन इंसान की आंखें तब खुलती हैं जब उसे सच्चाई की असली भनक लगती है। एक दिन मैं अपने गांव वापस गया। मन में वही शहर की चकाचौंध और अपनी मिट्टी को लेकर एक अजीब सी हीन भावना थी। मैं चौपाल पर उदास बैठा था। तभी मेरे दादाजी, जो उम्र भर इसी मिट्टी में पले बढ़े, मेरे पास आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरी आंखों में देखकर समझ गए कि मेरे मन में क्या चल रहा है। उन्होंने मुझसे जो कहा, वह बातें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं और मेरे रोंगटे खड़े कर देती हैं। दादाजी कहने लगे कि बेटा, तुम जिस मिट्टी को पिछड़ा समझते हो, उसी मिट्टी के लोगों ने दुनिया को वह दिया है जिसके बिना आज कोई भी देश एक कदम नहीं चल सकता। तुम शहर की जिस चकाचौंध को देखकर हैरान हो, उसका असली पसीना हमारे देश के लोगों का ही है। उन्होंने मुझे एक बहुत पुरानी घटना याद दिलाई। तुम्हें याद है जब एक बहुत बड़ी बीमारी ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया था? अमीर से अमीर देश अपने घुटनों पर आ गए थे। उनके बड़े बड़े अस्पताल भर गए थे और उनके विद्वान कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब सबकी नजरें एक ही तरफ उठी थीं, हमारे भारत की तरफ। हमारे देश के कारखानों में दिन रात काम चल रहा था। हमारे वैद्य, हमारे वैज्ञानिकों ने, जो कभी तुम्हारी ही तरह इन धूल भरी गलियों में खेलते थे, उन्होंने ऐसी संजीवनी बनाई जिसने समंदर पार करके अनगिनत लोगों की जान बचाई। और हमने यह सब किसी स्वार्थ के लिए नहीं किया। हमारी तो संस्कृति ही यही सिखाती है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। जब दूसरे देश सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोच रहे थे, तब हमारे भारत ने बिना किसी भेदभाव के दुनिया के कोने कोने में दवाइयां भेजीं। यह हमारी असली ताकत है। मैं चुपचाप सुन रहा था। मेरे मन के भीतर का वह शर्मिंदा नौजवान धीरे धीरे जाग रहा था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली बात तो मुझे तब समझ आई जब दादाजी ने मुझे तकनीक और ज्ञान की दुनिया का सच बताया। तुम सोचते होगे कि बड़ी बड़ी मशीनें और कंप्यूटर सिर्फ बाहर के देशों की देन है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि उन मशीनों को चलाने वाला दिमाग किसका है? दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो पूरी दुनिया का व्यापार चलाती हैं, उन्हें संभालने वाले हमारे ही भाई बंधु हैं। हमारे ही देश के साधारण परिवारों से निकले हुए बच्चे आज दुनिया की सबसे बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान की गहराई है, जो गणित और विज्ञान की समझ है, वह सदियों पुरानी है। हमारे पूर्वजों ने तारों की चाल और शून्य का ज्ञान तब दुनिया को दे दिया था जब बाकी लोग अभी जंगलों में ही भटक रहे थे। दादाजी की बातें सुनकर मुझे महसूस हुआ कि मैं किस अज्ञान के अंधेरे में जी रहा था। जिस सादगी को मैं अपना पिछड़ापन मान रहा था, वही सादगी हमारी सबसे बड़ी ढाल है। हमारे लोग दिखावा नहीं करते। हमारे लोग शांति से अपना काम करते हैं। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तुम्हें कोई ना कोई भारतीय ऐसा जरूर मिलेगा जो वहां के समाज को अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ा रहा होगा। बड़े बड़े देशों की व्यवस्था हमारे लोगों के पसीने और दिमाग पर टिकी हुई है। मुझे याद आया जब मैं शहर के एक बड़े अस्पताल में गया था। वहां एक बहुत बड़ी मशीन खराब हो गई थी और कोई उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। बाहर से आए हुए बड़े बड़े ज्ञानी भी हार मान चुके थे। तभी वहां हमारे ही गांव के पास का एक लड़का, जिसने कोई बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं की थी लेकिन अपनी मेहनत से चीजें सीखी थीं, उसने कुछ ही घंटों में वह मशीन चालू कर दी। उस दिन वहां खड़े सभी लोगों की आंखें फटी रह गई थीं। यह है हमारा देसी जुगाड़ और हमारी समझ। हमारे खून में हर मुश्किल का हल निकालने की ताकत है। यह कोई कहानी नहीं है, यह हमारी असलियत है। आज हमारा देश चांद और सूरज तक पहुंच रहा है। हमारे लोग कम साधनों में वह कर दिखाते हैं जो दुनिया भर की दौलत खर्च करके भी दूसरे देश नहीं कर पाते। हमारी ताकत हमारी जड़ों में है। हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं कि चाहे तुम आसमान की कितनी ही ऊंचाइयों को छू लो, लेकिन तुम्हारे पैर हमेशा जमीन पर टिके रहने चाहिए। यही कारण है कि जब भी दुनिया पर कोई बहुत बड़ा संकट आता है,
तो सबसे पहले मदद का हाथ भारत ही बढ़ाता है। हम सिर्फ अपने लिए जीना नहीं जानते, हमने हमेशा दूसरों को राह दिखाई है। उस दिन दादाजी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वे आंसू दुख के या शर्म के नहीं थे, वे आंसू गर्व के थे। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं किस महान भूमि का बेटा हूं, और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब मैंने इस सच्चाई को और गहराई से जाना तो मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उस रात मैं सो नहीं पाया। दादाजी की बातें मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थीं। क्या सच में हमारा देश, हमारी मिट्टी इतनी महान है? अगले दिन सुबह सुबह मैं गांव के बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ के पास गया जहां अक्सर गांव के बुजुर्ग बैठा करते थे। वहां मेरी मुलाकात रामनाथ काका से हुई। रामनाथ काका जवानी के दिनों में 7 समंदर पार किसी बहुत बड़े देश में काम करने गए थे, और अब बुढ़ापे में अपनी मिट्टी की याद उन्हें वापस खींच लाई थी। लोग कहते थे कि वे वहां बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन उनका पहनावा बिल्कुल हमारे जैसा सादा था, सफेद धोती और सूती कुर्ता। मैंने उनके पास जाकर वही सवाल पूछा जो मेरे मन को मथ रहा था। मैंने कहा, काका, दादाजी कहते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी चीजें हमारे देश के लोग ही चला रहे हैं। क्या यह सच है, या यह सिर्फ हमारा अपना मन बहलाने का तरीका है? रामनाथ काका हंसे। उनकी हंसी में एक अजीब सी शांति और गहरा आत्मविश्वास था। उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया और दूर फैले खेतों की तरफ देखते हुए बोले, बेटा, जो तुम्हारे दादाजी ने कहा वह सच का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तुम जिस विदेशी चकाचौंध को देखकर हैरान होते हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि उस चकाचौंध के पीछे तेल किसका जल रहा है? वह तेल, वह पसीना, वह दिमाग हमारे ही देश के नौजवानों का है। उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वे बताने लगे कि कैसे जब वे पहली बार उस बड़े देश में गए थे तो वहां के लोग उन्हें बहुत अजीब नजरों से देखते थे। उन्हें लगता था कि यह सादे कपड़े पहनने वाला इंसान जो एक गरीब देश से आया है भला क्या कर पाएगा। लेकिन जब काम शुरू हुआ, जब बड़े बड़े यंत्रों और गणित के उलझे हुए सवालों को सुलझाने की बारी आई, तो वहां के पढ़े लिखे लोग भी पसीना पोंछने लगे। तब रामनाथ काका और उनके साथ गए हमारे देश के अन्य नौजवानों ने अपने दिमाग का वह जौहर दिखाया कि सब देखते रह गए। काका ने बताया, बेटा, आज दुनिया भर में जो बड़े बड़े संगणक चल रहे हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह हवा में संदेश भेजते हैं, जिन्हें तुम अपनी हथेली पर रखकर दुनिया जहान की खबरें देखते हो, क्या तुम्हें पता है कि उनके भीतर की जो जान है, जो भाषा वे यंत्र समझते हैं, वह किसने लिखी है? दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्थाएं जो पूरी दुनिया का पैसा और व्यापार संभालती हैं, उनका पूरा ढांचा हमारे ही लोगों ने खड़ा किया है। अगर आज हमारे देश के लोग वहां काम करना बंद कर दें तो उनके बड़े बड़े शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, उनके यंत्र काम करना बंद कर देंगे। यह कोई घमंड की बात नहीं है, यह हमारी दिमागी ताकत का सच है। मैं अवाक रह गया। मेरे मुंह से निकला, तो फिर हम इतने सीधे और सादे क्यों दिखते हैं? हमारे यहां इतनी चकाचौंध क्यों नहीं है? काका ने एक गहरी सांस ली और मिट्टी को अपने हाथों में उठाते हुए कहा, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें दिखावा करना नहीं सिखाती। हमारी ताकत हमारे कपड़ों में या हमारी इमारतों में नहीं है। हमारी ताकत हमारी बुद्धि और हमारी जड़ों में है। हमारी रगों में उन ऋषियों और मुनियों का खून दौड़ रहा है जिन्होंने हजारों साल पहले ही तारों की गिनती कर ली थी, जिन्होंने गणित का वह शून्य दुनिया को दिया जिसके बिना आज कोई भी यंत्र नहीं बन सकता। हमने कभी दुनिया को लूटकर अपना घर नहीं भरा, बल्कि हमने हमेशा अपने ज्ञान से दुनिया को संवारा है। उन्होंने मुझे चिकित्सा के क्षेत्र की एक और बात बताई। जब वह भयंकर महामारी आई थी जिसका जिक्र दादाजी कर रहे थे, तब काका वहीं थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे बड़े बड़े विकसित देशों का अहंकार टूट गया था। उनके बड़े बड़े चिकित्सालय मरीजों से भर गए थे और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तब हमारे भारतवर्ष ने अपने कारखानों में दिन रात एक करके करोड़ों टीके बनाए। काका की आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने बताया, हमारे देश के साधारण से दिखने वाले वैज्ञानिकों ने और दिन रात काम करने वाले मजदूरों ने बिना थके संजीवनी बनाई और दुनिया के उन देशों तक पहुंचाई जहां के लोगों ने कभी हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था। जब विदेशी जहाजों में भर भर कर हमारी दवाइयां वहां उतर रही थीं, तब वहां के लोग हाथ जोड़कर हमारे देश का नाम ले रहे थे। यह सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मेरे मन का वह सारा संकोच, वह सारी शर्मिंदगी जो मुझे अपने गांव और अपने देश के सीधेपन पर आती थी,
वह मानो किसी बारिश में धुल गई। मुझे समझ आ गया कि असली आधुनिकता महंगे कपड़े पहनने या विदेशी भाषा बोलने में नहीं है। असली ताकत तो इसमें है कि जब दुनिया पर संकट आए तो आप कितने काम आ सकते हैं। रामनाथ काका ने मेरे कंधे पर हाथ थपथपाया और बोले, कभी भी अपनी जड़ों पर शर्म मत करना। तुम उस महान भारत के बेटे हो जिसने हमेशा दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया है। आज भी हमारे युवा दुनिया के हर कोने में जाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे चाहे जहां भी रहें, उनके मन के किसी कोने में यह मिट्टी हमेशा महकती रहती है। उस दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मैंने जो महसूस किया, उसे शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं गहरी नींद से जाग गया हूं। मैंने तय किया कि अब मैं इस सच्चाई को सिर्फ अपने तक नहीं रखूंगा। मैं निकलूंगा और अपने देश की इस छिपी हुई ताकत को, इन अनसुने नायकों को अपनी आंखों से देखूंगा। और फिर मैंने अपनी यात्रा शुरू की। मैं देश के उन हिस्सों में गया जहां साधारण से दिखने वाले लोग दुनिया को बदलने वाले काम कर रहे थे। एक दिन मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां हमारे देश के वैज्ञानिक आसमान को छूने की तैयारी कर रहे थे। वहां जो मैंने एक दो धान जोड़ से पाठ कर रहे थे, और बात ही पाठ करते हैं, एक दो धान जोड़ से पाठ करते हैं, देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। रामनाथ काका से विदा लेने के बाद मेरे भीतर एक नई आग सुलग उठी थी। मैं उन जगहों को अपनी आंखों से देखना चाहता था जहां हमारी मिट्टी के लोग चुपचाप दुनिया का इतिहास बदल रहे थे। इसी खोज में मैं दक्षिण भारत के एक छोटे से शहर में पहुंचा। वहां एक बहुत बड़ा केंद्र था जहां हमारे देश के वैज्ञानिक आसमान और अंतरिक्ष की गहराइयों को नापने का काम करते हैं। मैंने हमेशा यही सुना था कि चांद तारों तक पहुंचने का काम तो सिर्फ उन देशों का है जिनके पास अपार धन और संसाधन है। मेरे मन में एक छवि बनी हुई थी कि ऐसे बड़े केंद्रों में लोग विदेशी कपड़े पहनते होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते होंगे। लेकिन जब मैं उस परिसर के भीतर गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने क्या देखा? वहां जो महिलाएं दुनिया के सबसे जटिल समीकरण सुलझा रही थीं, उन्होंने बालों में गजरा लगाया हुआ था और साधारण सूती साड़ियां पहनी हुई थीं। वहां के पुरुष वैज्ञानिक सादे कमीज और पैंट में थे, कई तो पैरों में साधारण चप्पल पहने हुए थे और उनके माथों पर चंदन का टीका लगा था। वे बिल्कुल मेरे गांव के मास्टर जी या मेरी पड़ोस की चाची जैसे लग रहे थे। कोई दिखावा नहीं, कोई अहंकार नहीं। मैंने वहां एक बहुत पुराने कर्मचारी से बात की जिनके बाल उम्र के साथ सफेद हो चुके थे। मैंने उनसे पूछा कि हमारे देश के लोग इतने बड़े काम इतनी सादगी से कैसे कर लेते हैं। उन्होंने एक बहुत गहरी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और मुझे बीते हुए कल की एक बात बताई। उन्होंने कहा, बेटा, जब हमारे देश ने पहली बार आसमान में अपना उपग्रह भेजने का सपना देखा था, तब दुनिया के बहुत से अमीर देशों ने हमारा खूब मजाक उड़ाया था। मुझे याद है, 7 समंदर पार के एक बहुत बड़े अखबार ने एक चित्र छापा था। उस चित्र में एक गरीब भारतीय किसान अपनी गाय की रस्सी पकड़े एक बहुत बड़े और अमीर अंतरिक्ष क्लब का दरवाजा खटखटा रहा था और अंदर बैठे विदेशी लोग उस पर हंस रहे थे। दुनिया कह रही थी कि जिस देश के लोगों के पास पक्के मकान नहीं हैं, जो बैलगाड़ी पर चलते हैं, वे आसमान की बात कैसे कर सकते हैं। वह बात सुनकर मेरे खून में उबाल आ गया। मैंने पूछा, तो फिर हमने उन्हें जवाब कैसे दिया? उस बुजुर्ग कर्मचारी की आंखों में एक अनोखी चमक आ गई। उन्होंने कहा, हमने उन्हें शब्दों से जवाब नहीं दिया। हमारे वैज्ञानिकों ने अपना सिर झुकाया और अपनी विद्या पर ध्यान लगाया। तुम्हें पता है, शुरुआत में हमारे पास बड़े वाहन नहीं थे, तो हमारे वैज्ञानिकों ने साइकिलों पर और बैलगाड़ियों पर उपग्रह के हिस्सों को ढोया था। यह हमारी लगन थी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब इन्हीं सादे कपड़ों वाले, सूती साड़ी पहनने वाले हमारे वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर अपना यान भेज दिया, और वह भी पहली ही बार में। उन्होंने मेरी तरफ झुककर एक और बात बताई जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। जानते हो सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या थी? हमारे उस पूरे मंगल अभियान का कुल खर्च उन विदेशी लोगों के एक बड़े चलचित्र फिल्म बनाने के खर्च से भी कम था। जब हमारा यान मंगल की कक्षा में पहुंचा तो पूरी दुनिया के वो अमीर देश जो कभी उस अखबार में चित्र छापकर हम पर हंसते थे, वे दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। उनका अहंकार टूट गया। मैं अवाक खड़ा था। यह कोई जादू नहीं था, यह हमारे देश की वही पुरानी विद्या थी जो हमें कम से कम साधनों में सबसे बड़ा काम करना सिखाती है। उन्होंने आगे कहा, हमारी माताएं जैसे रसोई में बचे हुए थोड़े से सामान से भी पूरे परिवार के लिए 56 भोग जैसी दावत बना देती हैं,
वैसे ही हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी देसी समझ और बुद्धि का उपयोग करके दुनिया को चौंका दिया। हमारी सादगी हमारी कमजोरी नहीं है बेटा, यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम बाहरी दिखावे पर पैसा और समय बर्बाद नहीं करते, हम अपने भीतर के ज्ञान को सींचते हैं। वहां से लौटते हुए मेरे कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, मैं हवा में उड़ रहा था। मुझे उस विदेशी अखबार के उस चित्र पर अब गुस्सा नहीं बल्कि हंसी आ रही थी। हमारी बैलगाड़ी से शुरू हुआ सफर आज दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को राह दिखा रहा था। आज वही विदेशी देश अपने उपग्रह आसमान में भेजने के लिए हमारे वैज्ञानिकों के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, क्योंकि हम जो काम ईमानदारी और कम लागत में कर देते हैं वह पूरी दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। मेरे मन का वह सारा डर, वह सारी हीन भावना अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मैं जान गया था कि असली ताकत ऊंची इमारतों में नहीं बल्कि उन सादे लोगों के मजबूत इरादों में बसती है जो अपनी मिट्टी से जुड़े रहते हैं। मैं अपने देश के युवाओं के बारे में सोचने लगा, जो नौजवान विदेशी संस्कृति की नकल करने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर वे एक बार अपने इस असली इतिहास को जान लें तो उनका सीना भी गर्व से तन जाएगा। लेकिन इस सफर में मुझे अभी एक और सच्चाई जाननी बाकी थी। विज्ञान और तकनीक की बात तो मैंने समझ ली थी, लेकिन हमारी मिट्टी की जो सबसे पुरानी ताकत है, जो हमारे संस्कारों में बसी है, उसका जो चमत्कार मैंने आगे जाकर देखा, उसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। विज्ञान और अंतरिक्ष की उस दुनिया से निकलकर मेरे कदम हमारे देश की उस धड़कन की तरफ मुड़ गए जिसके बिना कोई भी जीवन संभव नहीं है। मैं बात कर रहा हूं हमारे खेतों की, खलिहानों की और हमारे अन्नदाता की। मैंने सोचा कि जो दिमाग आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है, उसकी जड़ें इस मिट्टी में कितनी गहरी होंगी। मैं उत्तर भारत के एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां दूर दूर तक सिर्फ सोने की तरह चमकती गेहूं की फसलें लहलहा रही थीं। सुबह का वक्त था और सूरज की पहली किरण के साथ ही हमारे किसान अपने खेतों में पसीना बहाने पहुंच गए थे। वहां मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग किसान से हुई। उनके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं और उनके हाथ किसी पत्थर की तरह सख्त और खुरदरे हो चुके थे। उन हाथों में जो मेहनत की महक थी वह दुनिया के किसी महंगे इत्र में नहीं मिल सकती। मैंने उन्हें दूर से खेत की मिट्टी को माथे पर लगाते देखा, जैसे कोई मंदिर की चौखट को चूमता है। मैं उनके पास गया और उनके पास ही जमीन पर बैठ गया। मैंने पूछा, बाबा, दुनिया कहती है कि हम अभी भी बहुत पुराने तरीकों से जी रहे हैं। बाहर के देशों में तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वे लोग तो खेती को भी एक बहुत बड़ा व्यापार मानते हैं। फिर भी हमारी मिट्टी में ऐसा क्या है जो हम आज भी इसी से जुड़े हैं? उस बुजुर्ग किसान ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, उसे प्यार से निहारा और गहरी आवाज में बोले, बेटा, बाहर के देशों के लिए मिट्टी सिर्फ एक चीज होगी जिससे वे पैसा कमाते हैं, लेकिन हमारे लिए यह हमारी धरती माता है। हम इसे चीर कर सिर्फ अनाज नहीं निकालते, हम इसकी पूजा करते हैं, इसकी सेवा करते हैं। जो लोग हमें पुराना या पिछड़ा हुआ समझते हैं, शायद वे यह भूल गए हैं कि जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था, तब इसी मिट्टी ने उन्हें भूखा मरने से बचाया था। मुझे तुरंत वह समय याद आ गया जब वह बड़ी बीमारी आई थी और दुनिया के अमीर देशों के रास्ते बंद हो गए थे। मुझे याद है कैसे उन बड़े बड़े और अमीर देशों के विशाल बाजारों में अनाज के डब्बे खाली हो गए थे। जो देश अपनी दौलत पर घमंड करते थे, वहाँ के लोग एक एक रोटी के लिए तरसने लगे थे। उनके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन भूख मिटाने के लिए कागज के नोट नहीं खाए जा सकते। मैंने बाबा की तरफ देखा और उन्होंने वही बात कही जो मेरे मन में चल रही थी। बेटा, उस मुश्किल वक्त में हमारे देश ने क्या किया? हमारे देश के पास 125 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का परिवार है। दुनिया सोच रही थी कि भारत जैसे देश में तो लोग भूख से मर जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? हमारे किसानों ने, हमारे अन्नदाताओं ने दिन रात एक कर दिया। हमारी सरकार ने और हमारे लोगों ने मिलकर न सिर्फ अपने 125 करोड़ बच्चों को मुफ्त में अनाज खिलाया, बल्कि दुनिया के उन कई देशों में भी अनाज के जहाज भरकर भेजे जो कभी हमें नीची नजर से देखते थे। हमने किसी से यह नहीं कहा कि पहले हमारे खजाने भरो। हमारी संस्कृति हमें यह सिखाती है कि अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई भूखा खड़ा है तो अपनी थाली का निवाला उसे दे दो। ये तुम्हारे दरवाजे पर कोई भी भरोगा, जानता कोई भरो का बीज करते हैं। बाबा की आंखें चमक रही थीं। उन्होंने आगे कहा, बेटा, विदेशी लोग अपनी जमीन में जहरीली खाद डालकर उसे बर्बाद कर रहे हैं। वे ज्यादा अनाज उगाने के लालच में जमीन का सीना छलनी कर रहे हैं।
लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि जमीन को भी आराम की जरूरत होती है। गाय के गोबर और प्राकृतिक चीजों से खेती करने का जो ज्ञान हमारे बसी मुनियों ने हजारों साल पहले लिखा था, आज वही विदेशी लोग उस ज्ञान को अपनी नई खोज बताकर दुनिया को बेच रहे हैं। वे लोग जिसे आज प्राकृतिक खेती कहते हैं, वह तो हमारे खून में, हमारी परंपरा में सदियों से बसा हुआ है। यह सुनकर मेरा सिर आदर से झुक गया। यह कितनी बड़ी सच्चाई थी। हम दूसरों की चमक देखकर अपनी ही चमक को भूल जाते हैं। हमारे आंगन में उगने वाली तुलसी, हमारा नीम, हमारी हल्दी, इन सबको दुनिया के बड़े देश अब अपना बताकर उन पर अपना नाम और अधिकार जताना चाहते हैं। वे जानते हैं कि जो ताकत हमारी जड़ी बूटियों में है, वह उनके कारखानों में बनी दवाइयों में कभी नहीं हो सकती। बाबा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम शहर से आए हो ना, कभी इस मिट्टी को अपने हाथों में लेकर महसूस करना। हमारे लोग जब 7 समंदर पार जाते हैं तो वे सिर्फ अपना शरीर वहां ले जाते हैं। उनकी आत्मा हमेशा इसी मिट्टी के आसपास मंडराती रहती है। दुनिया का पेट भरने की ताकत अगर किसी में है तो वह हमारे किसानों में है। बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शिकायत के, यह जो पसीना तुम देख रहे हो, इसी पसीने से पूरी दुनिया का पहिया घूम रहा है। उस दिन मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। हमारी असली ताकत हमारे गांव, हमारे खेत और हमारे यह सीधे सादे लोग हैं। हमारा भारत कोई ऐसा देश नहीं है जो दूसरों की देखा देखी आगे बढ़ रहा हो। हमारा भारत वह देश है जिसने हमेशा दुनिया का हाथ पकड़ा है, उसे राह दिखाई है। लेकिन मेरी यह खोज अभी पूरी नहीं हुई थी। अन्नदाता की कहानी सुनने के बाद मुझे महसूस हुआ कि हमारे देश की रगों में एक और ऐसी ताकत दौड़ रही है जिसे दुनिया आज अपना रही है, लेकिन जिसकी शुरुआत हमारे ही हिमालय की चोटियों और हमारे ही आश्रमों से हुई थी। वह एक ऐसी विद्या है जिसने इंसान के शरीर और आत्मा दोनों को जोड़ना सिखाया। खेतों की उस सौंधी महक को अपने भीतर समेटकर मैं उत्तर की तरफ निकल पड़ा, उन ऊंचे और शांत पहाड़ों की तरफ जहां से हमारे देश की आत्मा बहती है, हमारे हिमालय की तरफ। मेरे मन में बाबा की वह बात गूंज रही थी कि हमारे पूर्वजों ने शरीर और आत्मा को जोड़ने का जो ज्ञान खोजा था, वह आज पूरी दुनिया की जरूरत बन गया है। मैं पहाड़ों के बीच बसे एक बहुत ही पुराने और शांत आश्रम में पहुंचा। वहां कोई बड़ी इमारत नहीं थी, कोई चकाचौंध नहीं थी, सिर्फ पेड़ों की छांव, बहती हुई नदी की कलकल और एक अजीब सी शांति थी जो सीधा मन के भीतर उतर जाती थी। मैंने देखा कि वहां सिर्फ हमारे देश के लोग ही नहीं थे, बल्कि 7 समंदर पार से आए हुए बहुत से विदेशी लोग भी साधारण सूती कपड़े पहने जमीन पर पालथी मारकर बैठे थे। वे आंखें बंद किए ध्यान लगा रहे थे। जिन लोगों के पास दुनिया भर की दौलत, बड़ी बड़ी गाड़ियां और ऊंचे मकान थे, वे सब कुछ छोड़कर हमारे देश की मिट्टी पर बैठकर शांति ढूंढ रहे थे। मेरी मुलाकात वहां के एक बहुत ही अनुभवी वैद्य जी से हुई। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो मैंने बड़े बड़े शहर के रईसों में भी नहीं देखा था। मैंने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, वैद्य जी, एक समय था जब हमारे ही देश के नौजवान विदेश जाने के सपने देखते थे, हम उनकी नकल करते थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि विदेश से लोग यहां आकर हमारे तरीके सीख रहे हैं। ऐसा क्या है हमारी इस विद्या में? वैद्य जी ने एक शांत मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। उन्होंने पास ही उग रहे एक छोटे से पौधे को सहलाते हुए कहा, बेटा, बाहर की दुनिया ने शरीर को सिर्फ एक मशीन समझ लिया था। उन्होंने ऐसे यंत्र बना लिए जो आदमी को चांद तक ले जाएं, लेकिन उन्होंने यह नहीं सीखा कि अपने ही मन के भीतर कैसे उतरा जाए। उन्होंने पैसे के पीछे भागना तो सीख लिया, लेकिन उस भाग दौड़ में उन्होंने अपनी नींद और अपना चैन खो दिया। जब उन्हें समझ में आया कि करोड़ों रुपये बिस्तर पर पड़े पड़े कोई बीमारी ठीक नहीं कर सकते, तब उन्हें भारत की याद आई। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे हमारे आयुर्वेद और योग ने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी हैं। तुम्हें याद है वह समय जब वह भयानक बीमारी हवा में फैल रही थी? उस समय बड़े बड़े देशों के पास सांस देने वाले यंत्र कम पड़ गए थे। तब लोगों को समझ में आया कि अगर तुम्हारे अपने फेफड़ों में ताकत नहीं है तो कोई मशीन तुम्हें जिंदा नहीं रख सकती। उस वक्त पूरी दुनिया ने हमारे पश्चिम मुनियों के बताए हुए प्राणायाम को अपनाया। लोग हमारी तरह लंबी सांसें लेना सीखने लगे। हमारे घरों में जो हल्दी, तुलसी, गिलोय और लौंग की पुड़िया दादियों के नुस्खे समझे जाते थे, उन्हें वही विदेशी लोग बहुत बड़े दामों में खरीद कर खा रहे थे। वैद्य जी की बात 100% सच थी। मुझे याद आया कि शहर में मैंने पढ़ा था कि कैसे विदेशी लोग हमारे हल्दी वाले दूध को
एक नया अंग्रेजी नाम देकर बहुत महंगे दामों में बेच रहे हैं। हमारी वह विद्या जो हमारे घरों के रसोई घर में पीढ़ियों से चली आ रही है, आज दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार बन गई है। मैंने वैद्य जी से कहा, लेकिन वैद्य जी, दोहक इस बात का है कि जब तक कोई विदेशी हमारी चीज पर अपनी मुहर नहीं लगाता, तब तक हमारे अपने ही लोग उस पर विश्वास नहीं करते। वैद्य जी ने गहरी सांस ली और कहा, यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल रही है बेटा। हमने अपनी हीरा जैसी विरासत को कांच का टुकड़ा समझ लिया था, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब दुनिया हमारी तरफ इसलिए नहीं देख रही कि हम उनके जैसे बन जाएं, बल्कि इसीलिए देख रही है क्योंकि वे हमारे जैसे बनना चाहते हैं। तुम उन विदेशियों को देखो जो वहां जमीन पर बैठे हैं। उनके देशों में नींद की गोलियां खाकर भी लोगों को नींद नहीं आती, और यहां हमारे आश्रम की सूखी चटाई पर उन्हें जो चैन मिलता है वह उनके बड़े महलों में भी नहीं है। मैं चुपचाप उस दृश्य को देखता रहा। एक गोरे रंग का विदेशी आदमी, जो शायद अपने देश में कोई बहुत बड़ा व्यापारी होगा, वह हमारे वैद्य जी के पैरों को छूकर आशीर्वाद ले रहा था। यह कोई छोटी बात नहीं थी, यह एक बहुत बड़ी दिमागी जीत थी। सदियों तक विदेशी लोगों ने हम पर राज किया, हमें यह महसूस कराया कि हमारा रंग, हमारा पहनावा, हमारी भाषा पिछड़ी हुई है। लेकिन आज उसी सादे पहनावे में, उसी पुरानी भाषा में हमारा देश दुनिया का गुरु बनकर बैठा है। वैद्य जी ने मुझे समझाया कि आयुर्वेद सिर्फ जड़ी बूटियों का नाम नहीं है, यह जीने का एक तरीका है। हम बीमारी के आने का इंतजार नहीं करते कि वह आए और फिर हम उसे काटें। हम शरीर को ऐसा बनाते हैं कि बीमारी आए ही ना। यह ज्ञान दुनिया में किसी और के पास नहीं है। आज पूरी दुनिया इस बात को मान चुकी है कि जो इलाज हमारी प्रकृति में है, जो ताकत हमारे योग में है, वह किसी कारखाने में बनी गोलियों में नहीं हो सकती। आश्रम से लौटते समय मेरे भीतर का वह सारा अंधकार जो मुझे अपने देश और अपने लोगों के प्रति हीन भावना से भरता था, वह पूरी तरह से धुल चुका था। मैं एक नई रोशनी से भर गया था। मैंने दादाजी को, रामनाथ काका को, उस बुजुर्ग किसान को और वैद्य जी को अपने मन में याद किया। यह सभी लोग कोई बहुत बड़े और प्रसिद्ध लोग नहीं थे, लेकिन ये असल में हमारे देश की असली नींव हैं। मुझे समझ आ गया था कि भारत सिर्फ एक देश का नाम नहीं है। भारत एक सोच है, एक संस्कार है। जब दुनिया लड़ना सिखाती है, तब भारत योग के जरिए जुड़ना सिखाता है। जब दुनिया रसायनों से धरती को बंजर बनाती है, तब भारत का किसान उसे मां मान कर पूजता है। जब दुनिया संकट के समय अपने दरवाजे बंद कर लेती है, तब भारत संजीवनी बांटकर पूरी दुनिया को अपना परिवार मान लेता है। अब मुझे विदेश जाने की कोई इच्छा नहीं थी। अब मुझे किसी की नकल नहीं करनी थी। मेरी अपनी मिट्टी में ही इतना सोना छिपा था जिसे खोजना अभी बाकी था। लेकिन मेरी यह यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां मुझे यह देखना था कि हमारे देश की यह पुरानी ताकत आज की नई पीढ़ी के हाथों में जाकर क्या चमत्कार कर रही है। क्या हमारे आज के युवा इस ज्ञान को संभाल पा रहे हैं? जब मैंने इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमारे देश के नए कारखानों और व्यापार केंद्रों की तरफ कदम बढ़ाया, तो मुझे एक ऐसा सच दिखा जिसने मेरे गर्व को आसमान से भी ऊंचा कर दिया। पहाड़ों की उस परम शांति और अपने ऋषि मुनियों के ज्ञान को मन में बसाकर मैं एक बार फिर बड़े शहरों की तरफ लौट पड़ा। लेकिन इस बार मेरे मन में कोई डर या कोई हीन भावना नहीं थी। इस बार मेरी आंखें कुछ और ही ढूंढ रही थीं। मैं यह देखना चाहता था कि हमारे देश की यह नई पीढ़ी जो आज के युग में जी रही है, क्या उसने अपनी मिट्टी की उस पुरानी ताकत को भुला दिया है, या फिर उसने उस ताकत को एक नया रूप दे दिया है। मैं दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े शहर में पहुंचा। यह कोई ऐसा शहर नहीं था जहां सूती मिलें या लोहे के कारखाने हों। यह वह शहर था जहां शीशे की बड़ी बड़ी इमारतें थीं और जहां हमारे नौजवान दिन रात नए नए विचारों पर काम कर रहे थे। एक समय था जब हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान नौकरी मांगने के लिए 7 समंदर पार विदेशी कंपनियों के दरवाजे पर खड़े होते थे। हम सोचते थे कि अगर विदेश में नौकरी मिल गई तो जीवन सफल हो गया। लेकिन वहां पहुंचकर जो सच्चाई मैंने देखी, उसने मेरे सोचने का नजरिया ही पूरी तरह से पलट दिया। वहां मेरी मुलाकात मेरे ही गांव के पास रहने वाले एक नौजवान से हुई। उसका नाम माधव था। माधव कुछ साल पहले विदेश गया था, लेकिन अब वह वापस अपनी मिट्टी पर आ गया था। मैंने देखा कि वह एक बहुत बड़ी इमारत के एक बड़े कमरे में बैठा था। उसके सामने दुनिया भर के नक्शे लगे थे और बड़े बड़े संगणक चल रहे थे।
सबसे हैरानी की बात यह थी कि माधव के नीचे काम करने वाले कई लोग वे विदेशी गोरे लोग थे जिनके देशों में कभी हम नौकरी मांगने जाते थे। मैंने माधव के पास जाकर बड़ी हैरानी से पूछा, बेटा, एक समय था जब हम उनके देशों में जाकर उनके कारखानों में मजदूरी करते थे या उनके हिसाब किताब रखते थे। आज मैं देख रहा हूं कि वे लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े हैं और तुम उन्हें काम बता रहे हो। यह सब कैसे बदल गया? माधव ने बड़ी ही नम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, काका, समय का पहिया अब घूम चुका है। हमारे दादा परदादाओं ने जो पसीना बहाया, उसी की बदौलत हमारी पीढ़ी ने ज्ञान हासिल किया। विदेशियों ने हमें सिर्फ मजदूर समझा था, लेकिन वे यह भूल गए थे कि हमारी रगों में आर्यभट्ट और चाणक्य का खून दौड़ता है। हमने उनकी मशीनें बनानी तो सीख लीं, लेकिन अब हमने उन मशीनों को चलाने वाला दिमाग खुद बना लिया है। आज दुनिया का कोई भी बड़ा व्यापार, कोई भी बड़ा बैंक हमारे देश के युवाओं के दिमाग के बिना एक दिन भी नहीं चल सकता। अब हम नौकरी मांगने वाले नहीं रहे काका, अब हम दुनिया को नौकरी देने वाले बन गए हैं। माधव की बातें सुनकर मेरा सीना गर्व से 56 इंच का हो गया। उसने मुझे अपने काम की जगह दिखाई। मैंने देखा कि वहां नई तकनीक और पुराने संस्कारों का कैसा अनूठा संगम था। शीशे के उस बड़े से कमरे में जहां दुनिया भर की बातें हो रही थीं, वहीं एक कोने में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। माधव ने बताया कि जब भी उनकी संस्था को कोई बहुत बड़ा विदेशी काम मिलता है तो वे सबसे पहले उस काम को शुरू करने से पहले भगवान के सामने माथा टेकते हैं। वे दिवाली और दशहरे पर अपनी मशीनों और अपने संगणकों की पूजा करते हैं, उन पर रोली और चंदन का टीका लगाते हैं। काका, हम चाहे आसमान में उड़ लें, लेकिन हमारे पैर हमेशा जमीन पर ही रहेंगे। विदेशी लोग यह देखकर हैरान होते हैं कि हम इतनी बड़ी सफलता पाने के बाद भी इतने शांत और सादे कैसे रहते हैं। उन्हें क्या पता कि हमारी ताकत हमारे अहंकार में नहीं, बल्कि हमारे संस्कारों में है। माधव की इन बातों ने मुझे एक और चमत्कार की तरफ मोड़ा। उसने मुझसे कहा, काका, आप तो गांव से आए हैं, जरा बाहर निकल कर देखिए, हमारे देश के आम आदमी ने दुनिया को कैसे पीछे छोड़ दिया है। मैं शहर की सड़कों पर निकला। मुझे प्यास लगी थी तो मैं एक छोटी सी चाय की टपरी पर रुक गया। वह चाय वाला बिल्कुल साधारण सा आदमी था। तभी वहां एक विदेशी यात्री आया। उसने चाय पी और अपनी जेब से अपने देश का कोई कागज का नोट निकालकर चाय वाले को देने लगा। उसे शायद लगा कि हमारे देश में अभी भी पुराने तरीके ही चलते हैं, लेकिन उस चाय वाले ने जो किया, उसे देखकर वह विदेशी हैरान रह गया। चाय वाले ने दीवार पर लगे एक छोटे से चौकोर चित्र, जिसे लोग आजकल अपने फोन से पढ़ते हैं, की तरफ इशारा किया। उसने अपनी टूटी फूटी भाषा में उस विदेशी से कहा कि वह अपने फोन के जरिए सीधे पैसे भेज दे। उस विदेशी ने जब अपने फोन से उस चौकोर चित्र को पढ़ा और पलक झपकते ही पैसे चाय वाले के खाते में पहुंच गए, तो उस गोरे की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह विदेशी बड़बड़ाने लगा कि उसके अपने इतने बड़े और अमीर देश में भी एक छोटे से सड़क किनारे बैठे व्यापारी के पास पैसों के लेन देन की इतनी नई और तेज व्यवस्था नहीं है। वह विदेशी यह नहीं समझ पा रहा था कि जो देश कभी अपनी गरीबी के लिए जाना जाता था, आज उस देश का एक साधारण सा चाय वाला भी तकनीक के मामले में दुनिया के बड़े बड़े शहरों के व्यापारियों से आगे निकल गया है। मैंने उस विदेशी को वहां खड़े होकर अपनी भाषा में समझाया। मैंने कहा, साहब, तुम लोगों ने हमारी गरीबी देखी है, लेकिन तुमने कभी हमारा दिमाग नहीं देखा। तुमने सोचा था कि नई चीजें सिर्फ तुम्हारे बड़े महलों में ही बन सकती हैं, लेकिन हमारे देश में ज्ञान किसी एक की जागीर नहीं है। हमारे यहाँ तकनीक जब आती है तो वह सबसे पहले सबसे गरीब आदमी के हाथ में ताकत बनकर पहुंचती है। आज हमारे देश की फल बेचने वाली माताएं और सब्जी बेचने वाले बूढ़े बाबा भी हवा में पैसों का लेन देन करते हैं। जो काम तुम्हारे देश आज तक नहीं कर पाए, वह हमारी मिट्टी ने करके दिखा दिया है। वह विदेशी मेरी बात पूरी तरह समझ तो नहीं पाया, लेकिन उसके चेहरे पर हमारे देश के लिए जो सम्मान और हैरानी थी, वह मुझे सब कुछ बता रही थी। मैं सड़क पर चलते हुए सोच रहा था कि सचमुच यह एक नया भारत है। यह वह भारत है जो अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। यह वह भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से व्यापार करता है। हमारे नौजवान अपनी आंखों में एक नई चमक लिए हुए हैं। वे दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। लेकिन इस सारी चकाचौंध, इस सारी सफलता और इस सारी दिमागी ताकत के बीच मेरे मन में अचानक एक सवाल उठा। यह सारा ज्ञान, यह सारा व्यापार और यह सारी सफलता
तभी तक सुरक्षित है जब तक हमारे घर की दीवारें मजबूत हैं, हम चैन से सो पा रहे हैं, हमारे नौजवान शांति से अपनी नई खोज कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई है जो उन बर्फीले पहाड़ों पर और उन तपते हुए रेगिस्तानों में अपनी नींद कुर्बान कर रहा है। क्या हमारी सेना और हमारे उन बहादुर जवानों के बिना यह सब मुमकिन था? जब मैंने अपने देश की रक्षा करने वाले उन वीरों की सच्चाई जानने के लिए सरहदों का रुख किया, तो मुझे जो पता चला उसने मेरे दिल को चीर कर रख दिया और मेरे सम्मान को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से मुझे पूरी दुनिया बहुत छोटी लगने लगी। शहरों की उन ऊंची इमारतों और नई विद्या के चमत्कारों को पीछे छोड़कर मेरा सफर अब एक ऐसी दिशा में मुड़ गया था जहां सांस लेना भी किसी युद्ध से कम नहीं होता। मेरे मन में यह बात घर कर गई थी कि माधव जैसे हमारे लाखों नौजवान जो आज दुनिया के व्यापार पर राज कर रहे हैं, वे इतनी शांति से अपना काम कैसे कर पाते हैं? हमारे देश के किसान चैन से अपने खेतों में बीज कैसे बो पाते हैं? हमारी माताएं और बहनें अपने घरों में सुरक्षित कैसे सो पाती हैं? इन सभी सवालों का जवाब मुझे हमारे देश की सरहदों पर मिलने वाला था। मैं उत्तर की उन भयानक बर्फीली चोटियों की तरफ गया जहां खून भी जम जाता है। वहां इतनी ठंड होती है कि अगर खुली त्वचा लोहे से छू जाए तो वह वहीं चिपक कर उखड़ जाती है। ऐसी कठोर और निर्दयी जगह पर जहां दुनिया के बड़े बड़े देशों की सेनाएं अपने भारी भरकम और महंगे साजो सामान के बिना एक कदम भी नहीं रख सकती, वहां मैंने अपने देश के सपूतों को सीना ताने खड़े देखा। मेरी मुलाकात वहां एक सूबेदार जी से हुई। उनकी मूंछें बर्फ से सफेद हो चुकी थीं और उनके चेहरे पर उस बर्फीली हवा के अनगिनत निशान थे। उन्होंने मुझे अपने तंबू में बुलाया और कांसे के गिलास में गर्म चाय पीने को दी। उस चाय की गर्मी से ज्यादा गर्मी मुझे उनके विचारों में मिली। मैंने उनसे पूछा, सूबेदार जी, नीचे शहरों में लोग नई नई चीजें बना रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, दुनिया हमारे दिमाग का लोहा मान रही है, लेकिन आप लोग यहाँ इस भयानक बर्फ में अपने परिवारों से दूर अपनी जवानी और अपना जीवन कैसे बिता देते हैं? क्या कभी मन में यह नहीं आता कि हम भी नीचे जाकर एक आरामदायक जीवन जिएं? सूबेदार जी ने चाय का घूंट लिया और एक बहुत ही शांत लेकिन दमदार आवाज में बोले, बेटा, नीचे जो वह चकाचौंध और शांति तुम देखकर आए हो ना, उसकी कीमत यहां इस बर्फ में हमारे पसीने और हमारे खून से चुकाई जाती है। जब हमारे देश का कोई नौजवान दुनिया में कोई बड़ा काम करता है तो हमारा सीना भी यहां बर्फ में गर्व से चौड़ा हो जाता है। हम यहां हथियार लिए इसलिए नहीं खड़े हैं कि हमें सामने वाले से कोई नफरत है। हम यहां इसलिए खड़े हैं क्योंकि जो हमारे पीछे है, हमारी मिट्टी, हमारे खेत, हमारे बच्चे, हमारे मंदिर और हमारी संस्कृति, हम उससे बेइंतहा प्यार करते हैं। उन्होंने अपनी वर्दी की तरफ इशारा करते हुए कहा, विदेशी सेनाएं लड़ती होंगी पैसे के लिए या किसी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करने के लिए, लेकिन हमारे देश का इतिहास उठाकर देख लो बेटा। हमारे भारत ने आज तक कभी आगे बढ़कर किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया। हमारी संस्कृति ने हमें कभी किसी का हक मारना नहीं सिखाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें यह भी सिखाया है कि अगर कोई हमारी धरती माता की तरफ बुरी नजर से देखेगा तो हम उसके घर में घुसकर उसका गुरूर तोड़ देंगे। सूबेदार जी ने मुझे कुछ साल पहले की एक घटना के बारे में बताया, जब एक चालाक और धोखेबाज पड़ोसी देश ने रात के अंधेरे में हमारी सरहद पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उन्होंने सोचा था कि उनके पास बहुत नई और महंगी मशीनें हैं, उनके बास के साथ को सबतेज के साथ हैसलाई के जोलदूर को अभी, लेकिन वे आसानी से हमारे जवानों को डरा देंगे। बेटा, जब बात हमारी धरती माता की इज्जत पर आ जाए तो हमारे जवान मशीनों से नहीं अपने कलेजे से लड़ते हैं। सूबेदार जी की आंखों में एक अंगार सा दहक उठा। हमारे उन नौजवान लड़कों ने, जिनकी उम्र अभी तुम्हारे जितनी ही थी, खाली हाथों और पत्थरों से उन धोखेबाजों को वह सबक सिखाया कि वे अपनी मशीनें छोड़कर दुम दबाकर भाग गए। हमारे जवानों ने अपनी जान दे दी, अपना खून इस सफेद बर्फ पर बहा दिया, लेकिन जीते जी दुश्मन को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। विदेशी लोग आज भी हैरान होते हैं कि बिना महंगी मशीनों के ये हिंदुस्तानी जवान इतना भयंकर युद्ध कैसे लड़ लेते हैं। उन्हें नहीं पता कि हमारे जवानों को ताकत उनके कपड़ों या हथियारों से नहीं, बल्कि अपनी मां के दूध और इस देश की मिट्टी से मिलती है। मैं सूबेदार जी की बातें सुनकर पूरी तरह सुन्न पड़ गया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही थी कि मैंने कभी विदेशी चकाचौंध को देखकर अपनी मिट्टी को कमतर समझा था।
जिस मिट्टी की रक्षा के लिए ये वीर अपना सिर कटवाने को तैयार रहते हैं, उस मिट्टी से ज्यादा पवित्र और महान इस दुनिया में और क्या हो सकता है। सूबेदार जी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से कहा, रो मत बेटा, हमारे जवानों का बलिदान रोने के लिए नहीं है, वह गर्व करने के लिए है। जब तुम नीचे शहर वापस जाओ तो बस इतना याद रखना कि तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर काम ऐसा हो जो इस देश को आगे ले जाए। तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, कोई भी विद्या सीखो, लेकिन अपने भीतर के उस भारत को कभी मरने मत देना जिसकी रक्षा के लिए हम यहां खड़े हैं। उस दिन मुझे समझ में आया कि हमारे देश की असली ढाल क्या है। वह कोई लोहे या बारूद की ढाल नहीं है, वह ढाल हमारे लोगों का एक दूसरे के प्रति प्रेम और अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व अर्पण कर देने की भावना है। विदेशी देश अपनी सेनाओं पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं, फिर भी उनके सैनिक युद्ध के मैदान में मानसिक रूप से टूट जाते हैं। लेकिन हमारा सैनिक, चाहे वह रेगिस्तान की जलती हुई रेत पर खड़ा हो या हिमालय की जमा देने वाली बर्फ पर, वह भीतर से एक संत की तरह शांत और बाहर से एक शेर की तरह खतरनाक होता है। यह संतुलन हमारे पुराने संस्कारों और हमारे योग का ही तो हिस्सा है। मैं सरहद से वापस लौट रहा था। मेरे मन का वह पुराना घड़ा जो हीन भावना और अज्ञानता के गंदे पानी से भरा था, वह पूरी तरह से टूट चुका था। अब मेरे भीतर एक नया सागर उमड़ रहा था, एक ऐसा सागर जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपने देश के प्रति असीम प्रेम और गर्व था। अब मेरी इस खोज की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। मैंने अपना ज्ञान देख लिया था, अपना किसान देख लिया था, अपनी संस्कृति की गहराई देख ली थी और अपनी सेना का अदम्य साहस भी देख लिया था। लेकिन अब मुझे उस जगह जाना था जहां से यह सब शुरू हुआ था। मुझे वापस अपने उसी गांव, अपने उन्हीं दादाजी के पास जाना था, क्योंकि जब मैं वहां वापस पहुंचा तो एक ऐसी सच्चाई मेरे सामने आई जिसने पूरी दुनिया के सामने हमारे भारत का मस्तक हमेशा के लिए ऊंचा कर दिया। सरहदों की उस बर्फीली हवा और अपने वीर जवानों के तपते हुए खून की गर्मी को अपने सीने में समेटकर मैं वापस अपने उसी गांव की तरफ लौट पड़ा। मेरी यह लंबी यात्रा अब पूरी हो चुकी थी। जिस रास्ते से मैं कुछ महीनों पहले सिर झुकाकर और अपने पिछड़ेपन की शर्म लेकर गुजरा था, आज उसी रास्ते पर मेरे कदम एक शेर की तरह पड़ रहे थे। मेरी आंखों में अब कोई अज्ञानता का अंधेरा नहीं था, बल्कि मेरी अपनी मातृभूमि के गौरव का एक ऐसा सूरज चमक रहा था जिसकी रोशनी कभी मध्यम नहीं पड़ सकती। मैं गांव पहुंचा। शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था और खेतों से उठने वाली उस सौंधी मिट्टी की महक ने मानो मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं सीधा उस पुरानी चौपाल की तरफ गया। वहां मेरे दादाजी उसी तरह बैठे थे जैसे मैं उन्हें छोड़कर गया था। उनके हाथों में वही पुरानी लकड़ी की लाठी थी और उनकी आंखों में वही गहरी शांति। मैंने उनके पास जाकर कुछ नहीं कहा, मैं बस उनके पैरों में गिर पड़ा और वहां की मिट्टी को उठाकर अपने माथे पर लगा लिया। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन दादाजी समझ गए। उन्होंने अपने खुरदरे हाथों से मेरा सिर उठाया, मेरे आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोले, तो बेटा, देख ली दुनिया? क्या अब भी तुझे लगता है कि हम पिछड़े हुए हैं? क्या अब भी तेरी आंखें उन विदेशी इमारतों को देखकर चौंधियाती हैं? मैंने भारी गले से कहा, नहीं दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंधा था। मैं अपनी मां के आंचल के अमृत को छोड़कर बाहर के जहरीले पानी को मीठा समझ रहा था। मैंने देख लिया है कि दुनिया का कोई भी देश, कोई भी ताकत हमारे भारत के बिना अधूरी है। मैंने उस ज्ञान को देख लिया है जो आसमान को चीरता है। मैंने उस किसान को देख लिया है जो पूरी दुनिया का पेट भरता है। मैंने उन संतों को देख लिया है जिनके पैरों में विदेशी लोग शांति ढूंढते हैं, और मैंने उन वीरों को देख लिया है जो बिना किसी लालच के अपना खून बहाकर हमारी रक्षा करते हैं। हमारी सादगी हमारा पिछड़ापन नहीं, हमारा सबसे बड़ा गहना है दादाजी। हमारा भारत दुनिया के पीछे नहीं चल रहा, वह तो दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। दादाजी की आंखों में भी एक चमक आ गई। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा, यही तो मैं चाहता था बेटा। हमारी आने वाली पीढ़ी को बस अपनी जड़ों की ताकत पहचानने की जरूरत है। हम उस पेड़ की तरह हैं जिसकी जड़ें पाताल तक गहरी हैं। आंधियां कितनी भी तेज क्यों ना आए, ऊपर से पत्ते भले ही झड़ जाएं, लेकिन यह पेड़ कभी गिर नहीं सकता। विदेशी लोग हमारी नकल कर सकते हैं, वे हमारी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन वे हमारी आत्मा कभी नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह आत्मा हमारे संस्कारों में, हमारे त्याग में और हमारे एक दूसरे के प्रति प्रेम में बसती है।
उस दिन मुझे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान मिल गया था। मैंने दादाजी से कहा कि अब मैं कभी इस मिट्टी को छोड़कर नौकरी मांगने बाहर नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा और अपने देश की ताकत को, अपने ज्ञान को इसी मिट्टी के लिए लगाऊंगा। मैं उन लाखों माधव और रामनाथ काका की तरह बनूंगा जो अपने देश को आगे ले जा रहे हैं। यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, यह आज के हर उस युवा की कहानी है जो कहीं ना कहीं अपनी पहचान को लेकर उलझन में है। जब हम अपना इतिहास पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम पर तो हमेशा विदेशियों ने राज किया है, लेकिन वे किताबें हमें यह नहीं बताती कि जब पूरी दुनिया जंगलों में भटक रही थी तब हमारे पूर्वज विश्वविद्यालय बनाकर दुनिया को गणित और विज्ञान पढ़ा रहे थे। वे किताबें हमें यह नहीं बताती कि जब दुनिया संकट में होती है तो सबसे पहले भारत की संजीवनी ही काम आती है। आज समय आ गया है कि हम अपनी इस महान विरासत पर गर्व करना सीखें। हम ऊंची इमारतों और महंगे कपड़ों के दिखावे से बाहर निकलें और अपनी असली दिमागी और आध्यात्मिक ताकत को पहचानें। जो देश अपनी जड़ों को भूल जाता है वह कभी इतिहास नहीं रच सकता। हमारा भारत जाग रहा है और इस नए भारत की नींव हमारे उन साधारण से दिखने वाले लोगों के मजबूत कंधों पर टिकी है जो बिना किसी शोर के दुनिया का पहिया घुमा रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर इस कहानी को सुनकर आपके सीने में भी अपनी मिट्टी के लिए गर्व की आग जली है, अगर आपके रोंगटे भी अपने देश की इस महानता को सुनकर खड़े हुए हैं, तो आज यह तय करें कि हम कभी भी अपनी पहचान पर शर्म नहीं करेंगे। इस कहानी को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक युवा तक पहुंचाइए ताकि उन्हें पता चले कि वे किस महान भूमि की संतान हैं। नीचे अपने विचार लिखकर मुझे बताएं कि आपको अपने भारत की किस बात पर सबसे ज्यादा गर्व है। पूरे जोश के साथ अपनी मातृभूमि का जयकारा लगाएं और जय हिंद लिखकर अपनी हाजिरी दें। हमारे इस परिवार से जुड़ने के लिए और ऐसी ही सच्ची अनसुनी कहानियों को जानने के लिए हमसे जरूर जुड़ें। याद रखिए, जब तक हम अपनी ताकत नहीं पहचानेंगे, दुनिया हमें नहीं पहचानेगी। वंदे मातरम। जय हिंद।